हम लोगों ने अब तक ये कर लिया था, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम गैलरी टू द आर्टिस्ट। और अब जो है हमें पढ़ना है नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी in lieu of no claim bonus offered by said insurance company to him। अब ये क्या होता है नो क्लेम बोनस, जो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे या आप लोग सुन रखे होंगे, हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्सन को इंश्योर्ड करती है, कुछ भी जनरल इंश्योरेंस हो या जो भी हो, इंश्योरेंस जो होता है, मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस आपका हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, इसका पीरियड होता है, मान लीजिए 10 साल है। अब इस 10 ईयर्स में होता है कि जब 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हो जाएगा तो आपको बोनस पे करता है, ओके, इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो बोनस है ना, ये अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, मतलब पहले तो ऑटोमेटिक देना ही था, लेकिन अब नए नए तरह के एग्रीमेंट आ गए हैं, तो उस इंश्योरेंस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, हो सकता है बोनस तब मिलता हो जब क्लेम करना हो, ठीक है। तो अगर आप ये बोनस क्लेम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम होगा, नेक्स्ट प्रीमियम या तो उसमें डिडक्ट कर देगा या फिर सेकंड ऑप्शन जो होता है इस केस में कि आपका जो मैच्योरिटी जब होगा तब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, ओके। तो हमारा जो केस है ना, ये वाला है, ठीक है। और मैच्योरिटी पे एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलता है, ये तो खैर बात का बात है, केस अपने यही है। होता क्या है, देखिए लिखा हुआ है, the issue which arose for consideration was whether the deduction on account of no claim bonus allowed by the insurance company from the insurance premium payable by insured, देखें, deduction allowed by the insurance company from the insurance premium payable by the insured can be considered as consideration। तो बोलिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब कंसिडरेशन हुआ, ठीक है, ये बोनस नहीं लिया तो इसके प्रीमियम में घटा, चलो ठीक है, बट कंसिडरेशन किस सर्विस के लिए, मैंने क्या सर्विस यहाँ क्या हुआ, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है ये, ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो क्या सर्विस दिया। तो अभी आप आगे पढ़िएगा, शेड्यूल 2 में आपको मिलेगा ये पॉइंट, बट यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये जो है ना, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, यहाँ से जो देख रहे हैं, टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, बेसिकली जीएसटी में एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट सर्विस होता है। रिफ्रेन का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग, तो यहाँ क्या होगा, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू नॉट टू डू समथिंग, ओके। समथिंग क्या है, क्लेम बोनस, ओके, नॉट टू क्लेम बोनस, ओके। तो ये सर्विस यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो नॉट टू क्लेम बोनस का सर्विस दे रहे हैं, कौन, जो इंश्योर्ड है, ये सर्विस है शेड्यूल 2 के हिसाब से गिवन है वहां, और ये कंसिडरेशन हो गया, आपने बोनस क्लेम नहीं किया, आपके प्रीमियम में कम चार्ज हुआ, तो अब ये सर्विस होगा, और ये कंसिडरेशन वाला हो गया, अब ये सप्लाई होगा। मतलब जो इंश्योरेंस था उसका, जो इंश्योर्ड था मतलब आप और हम, हमें जीएसटी पे करना है इसमें, ये करना था। इस पर क्लैरिफिकेशन लाया, लेकिन
CVDT, और क्लैरिफिकेशन में फिर बताया गया कि इसे नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट नहीं कहा जाएगा, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट नहीं कहा जाएगा। ओके, हुआ क्या, देखिए लिखा हुआ है, एज पर प्रैक्टिस prevailing in the insurance sector, the insurance company deduct no claim bonus from the gross insurance premium account when no claim is made by the insured person during the previous insurance period. The customer insured procured insurance policy to indemnify himself from any loss injury as per the terms of policy and is not under any contractual obligation not to claim insurance claim. बोला गया कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम एनी पीरियड कवर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी इन लिeu ऑफ नो क्लेम बोनस, तो फिर आप इसको सप्लाई क्यों कह रहे हैं? शेड्यूल 2 में ये और क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा, जहां पर ये लिखा हुआ है एग्री टू एन ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एंड टू डू एन एक्ट, समझे? तो इसे कहा गया ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 2 जो था ना इसे फोर्स कर रहा था सप्लाई मानने के लिए, क्योंकि आप रिफ्रेन कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, बोनस क्लेम नहीं कर रहे, और उसका कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये है जो आपके नेक्स्ट प्रीमियम में डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस पे क्लैरिफिकेशन लाया गया और कहा गया that there is no supply provided by the insured to an insurance company in form of agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year, and NCB cannot be considered as a consideration for any supply provided by insured to insurance company. Get it? तो यही चीज था, ठीक है। देखिए ये कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, इसको टेबल बना देते हैं। कुछ सोच रहा है, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर लॉ इन शेड्यूल 1 CGST एक्ट। कहने का मतलब कुछ है, सिंपल यही है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, और उसका एक्सेप्शन जो है वो शेड्यूल 1 में है। ओके, अब देखिए आया कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, और ये हमारा लास्ट पैरामीटर था, लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। ओके, और इसमें जब देखिएगा कुछ खास नहीं है, वही सब शुरू में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, फॉर एनी ट्रेड कॉमर्स or any other similar activity to qualify as business, frequency, volume, continuity, regularity of such transaction is not a prerequisite। कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्री कंडीशन नहीं है। प्री कंडीशन क्या नहीं है कि आप बिजनेस कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम में कर रहे हैं, स्मॉल वॉल्यूम में कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी, साल में सीजनल बिजनेस भी होता है, आपने सुना होगा सीजनल बिजनेस, जैसे कि आपका मैंगो का बिजनेस सीजनल होता है, सेल ऑफ मैंगो। तो फ्रीक्वेंसी से ही फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सीजनली कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स का बिजनेस, ये ओकेजनली होता है, तो फ्रीक्वेंसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा, रेगुलरिटी से, कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं। ओके, ये एक प्री कंडीशन नहीं है। आप ये जाके डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते कि सर हमने तो बस इसी दिवाली क्रैकर बेचा था,
अगर आपने क्रैकर उसके थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपको दिया गया है 20 लाख का, अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपने क्रॉस कर लिया एक बार, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस कंटिन्यूटी में था, बिजनेस रेगुलरिटी में था, बिजनेस का फ्रीक्वेंसी कम था, बिजनेस का वॉल्यूम नहीं है, आप ये नहीं कर सकते वहां जाकर के। ओके, देखिए यहां कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई मेड नॉट मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। क्या लिखा गया है? ऋषभ बाय अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर अ ईयर सेल इट टू अ कार डीलर। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ to car dealer is not a supply because said supply is not made by Rishabh in course of furtherance of business। आपका सर कंटिन्यूटी में नहीं है, फिर भी हो तो रहा है, रेगुलरिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट अभी तो आपने कहा था कि फ्रीक्वेंसी हो चाहे नहीं, रेगुलरिटी हो चाहे नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है ना, फ्रीक्वेंसी हो चाहे नहीं, रेगुलरिटी होना चाहे नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या वो बिजनेस के पर्पस के लिए है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। क्या ऋषभ जो कार बेच रहा है, क्या कार बेचना उसका धंधा है? नहीं, ऋषभ का कार बेचना धंधा नहीं है। अगर जीएसटी ऐसे लगाने लगे ना ऋषभ वाले केस में, तो इंडिया का हर बंदे को, मतलब आपको, मेरे को, सबको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भी तो सामान बेचते हैं, बट हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बेचते हैं। यही डिफरेंस है। अगर कोई चीज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सिंगल ट्रांजैक्शन भी सप्लाई में आएगा, सिंगल ट्रांजैक्शन भी जीएसटी के लिए लायबल होगा। ओके, मणिकारिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग टू Abhushan jeweler. Sale of old gold jewelry by an individual to jeweler will not constitute supply, as the same cannot be said to be in the course of furtherance of business. Okay, अब नीचे आते हैं। अब कहा गया कि बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, ठीक, therefore supply of goods or service as a vocation is also a supply under GST. Sudharam Acharya, a famous actor, paint some painting and sell them. The consideration for such sale is to be donated to charitable trust. Okay. Trust Kinda Hanuman. The sale of painting by the actor qualify as supply as it made in course or furtherance of business. Get it? उसका पेंटिंग बेचना, ये देखिए, ये जो ये सब चीज जो है ना, ये केस टू केस वैरी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ सेल ऑफ पेंटिंग, आप बोलेगा ओकेजनली बेच रहा है, ठीक है, एक ही बार बेच रहा है, कभी कभार बेच रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, ये डिपेंड करता है। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया ना, बात खत्म। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आते हैं नीचे। ये क्या है? फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है? ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्लाउज डबल है, आपको याद आया होगा। तो इसमें क्या होता है ना, पहले क्या होता था, अब तो खैर ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। ये अपार्टमेंट है मान लो, यहाँ इसका एसोसिएशन है। अब ये एसोसिएशन क्या करता था ना, इन सबसे बिल कलेक्ट किया, इससे सबसे कलेक्ट किया और पैसे लिया, और पैसे लेके यहाँ बिजली विभाग में पहुंच गया जमा करने को। तो अब जब ये जमा करने हो गया तो अब इसको भी जाने आने का भाड़ा खर्चा सब कुछ होता है। फ्री में कौन काम कर रहा है आज के समय में? तो ये कुछ चार्जेस कलेक्ट करता था इनसे, जो आप मेंटेनेंस चार्ज के रूप में सुनते होंगे अपार्टमेंट में। इन चार्जेस पे भी जीएसटी लगता है। ओके, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, तो वही कह रहा है, क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है? एडमिशन ऑफ अ पर्सन, एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस फॉर कंसिडरेशन। ये तो काफी इजी है।
आप जानते हैं सर्कस में जाते होंगे, सिनेमा हॉल्स में, सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क, ये सब सप्लाई है। ठीक है। बिजनेस इंक्लूड एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टॉलिस्टर और अ लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटी ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। अब ये क्या है देखे जाए। रॉयल टर्फ रेस क्लब इज इंगेज्ड इन फैसिलिटिंग द बैजरी यानी बेटिंग ट्रांजेक्शन ऑन हॉर्स प्लेस थ्रू टॉलिस्टर। टॉलिस्टर मशीन होता है। टॉलिस्टर देखिए लिखा हुआ है, टॉलिस्टर इज अ डिवाइस शोइंग नंबर एंड अमाउंट ऑफ वेट। देखते होंगे जैसे कि मूवी में देखते होंगे, ऐसे एक बोर्ड बना रहता है बड़ा सा, देख रहे हैं, यहाँ पे लिखते रहता है, आते रहता है कि कौन सा घोड़ा कहाँ पर है और कौन कहाँ दौड़ रहा है, क्या रैंकिंग है, क्या बेटिंग है, सब यहाँ बोर्ड पे दिखते रहता है रियल टाइम। समझे? तो रॉयल टर्फ रेस क्लब is engaged in facilitating the wagering transaction on horse placed through Tolister. For providing the service of facility of wagering transaction, Royal Turf Race Club get commission which is deducted and retained by the club from total bet value. ठीक है। ये सर्विस देने के लिए वेजरिंग का रॉयल टर्फ रेस क्लब को कमीशन मिलता है, वो डिडक्ट हो जाता है, रिटेन हो जाता है, क्लब रिटेन कर लेता है फ्रॉम टोटल वेट वैल्यू। ठीक है। सेट सर्विस अमाउंट टू सप्लाई एज द एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस। ठीक है। हुआ क्या कि रॉयल टर्फ जो रेस क्लब है, मान लीजिए देखिए, जैसे देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा का दौड़ होता है। ठीक है। अब रॉयल टर्फ का काम ये नहीं है कि घोड़ा किसी और का है, सब कुछ किसी और का है। रॉयल टर्फ क्या करता है ना, यहाँ पर बेटिंग करवाता है, उसका ये काउंटर है। ठीक है। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ बेट करते हैं और यहाँ घोड़े का रेस होता है। ठीक है। अब ये जो रॉयल टर्फ करवा रहा है ना, रेसिंग ऑर्गेनाइज, वो दौड़ना भागना जो भी हो रहा है, घोड़े के साथ बेटिंग लगवाना, आदमियों का पैसा का कलेक्शन करना, इसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है। ठीक है। वही कह रहा है द रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट कमीशन विच इज डिडक्टेड रिटेन बाय द क्लब फ्रॉम टोटल वेट। जितना वेट लगा, ठीक है, इसमें तो अपना कमीशन काट के अपना जो अब जैसा विनिंग है अपना जाएगा, जिसका जितना विनिंग है उसको जाएगा, इसको भी जाएगा। ठीक है। तो इसी एक्टिविटी के लिए कहा गया ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, और इसमें अपना रॉयल टर्फ जो है जो कमीशन काट रहा है, समझ गए, वो कमीशन भी सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। अब एक एक्सेप्शन है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं। अगर सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो फिर डिपेंड करता है इन द कोर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, प्लस कंसिडरेशन हो जाएगा ना, तब फर्क नहीं पड़ता इन द कोर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं। तो दो कंडीशंस हैं। ओके। अब ये समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, ये क्या होता है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है कौन, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, उतना साथ विड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि चलिए ये इंडिया है। ठीक है। ये इंडिया है, इसके ये पानी है, समुद्र मतलब, इस समुद्र में कहीं भी खनन करने के लिए ना, ताकि जो भी आपका पेट्रोलियम का डिपॉजिट है वो तो यहीं पर है समुद्र में, यहाँ खनन करने के लिए ना गवर्नमेंट के साथ इंटर करना पड़ता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का 3 पार्ट है। ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जब इंटर हो गया ना, तो पहले तो पूरा खर्चा, कॉस्ट, पूरा का पूरा कॉस्ट जो है वो इनकर्ड कौन करेगा, ये कंपनी जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। ओके।
पूरा खर्चा करने के बाद ये फर्स्ट कंपोनेंट मान ली, ये पहला स्टेप। सारा खर्चा करने के बाद अब वहां तेल निकल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तेल निकला तो माथा फोड़िए बैठ के। अब अगर तेल निकल गया तो अब क्या होगा, जैसे ही तेल निकलेगा ना तो अब इसका दो हिस्सा होगा। जैसे यहाँ ऑयल निकल गया, पेट्रोलियम निकल गया, इसका दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा तो कंपनी लेगा, एक हिस्सा गवर्नमेंट लेगा। पर ये होने के पहले, ये जो दो हिस्से करने के पहले एक और हिस्सा होगा। वो क्या होगा, पहले कंपनी अपना कॉस्ट रिकवर करेगा, उसके बाद जो तेल बचेगा ना उसके दो हिस्से होंगे। समझे? वो लिमिट होता है, ये नहीं कि पहले पूरा का पूरा कॉस्ट एक ही साल में थी हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन ईयर फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम। मतलब ईयर टू ईयर, मैंने इस साल 10% कॉस्ट, फिर नेक्स्ट ईयर 10% कॉस्ट, फिर 20% कॉस्ट, ऐसे करके उसे कहा गया कॉस्ट पेट्रोलियम। समझे? उसके बाद जो बचा ना ये दोनों हिस्सा, इसको कहता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। और ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है दो हिस्सों में बटेगा, एक तो सरकार लेके जाएगी और एक आप लेके जाइए। अब वही बताया गया ना, तो जो सरकार का हिस्सा है ना, देखिए प्रॉफिट पेट्रोलियम फॉर ए टोटल वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस एंड सेव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एरिया reduced by cost petroleum is called profit petroleum। अब ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है ना, इसका जो हिस्सा सरकार को मिलेगा ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन ही है, माना क्या कंसिडरेशन ही है, द कंसिडरेशन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए कंसिडरेशन ही है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सर्विस ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ठीक है, अब देखिए कंसिडरेशन हो गया, सर्विस क्या हुआ, ग्रांट ऑफ लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। ग्रांट ऑफ लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर कंसिडरेशन, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम गवर्नमेंट का। थर्ड पैरामीटर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये है ही। तो सीधा सीधी ये टैक्सेबल होता, नो डाउट, तीनों पैरामीटर मिटता टैक्सेबल होता। लेकिन गवर्नमेंट खुद जीएसटी दे, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए इसे एग्जम्प्ट सप्लाई में डाल दिया गया, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़िएगा, ये वहां पर भी है। तो ये था एग्जम्प्ट सप्लाई का हिस्सा था। लेकिन ये कॉस्ट पेट्रोलियम, इसका क्या होगा, इसके बारे में कहा गया कॉस्ट पेट्रोलियम कंसिडरेशन नहीं है। ये आप थोड़े, आपको लाइसेंस के लिए पैसा मिला है, ये तो आपने कॉस्ट रिकवर किया ना अपना, जो खर्चा हुआ था ये करने में, ये देख रहे हैं, ये करने में जो खर्चा हुआ था, यही तो है कॉस्ट पेट्रोलियम, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है, रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विस प्रोवाइड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तेल निकालने का सर्विस दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा, अपने लिए तेल निकाल रहे थे। ठीक है, तो वही कहा गया, ये कंसिडरेशन नहीं है, ये आप कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं खाली अपना, ये एग्रीमेंट में था, कोई बात नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा, खुश रहिए। लेकिन रीजन बता दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कैरी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्व्स एंड not as a service to government. They had to acquire the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of royalty and share in profit petroleum. Okay? तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट जो कॉस्ट पेट्रोलियम था वो तो समझ लिया। ठीक है, सेकंड प्रॉफिट पेट्रोलियम था, उसके एक गवर्नमेंट के वाले पार्ट को समझ लिया। थर्ड जो आपका प्रॉफिट पेट्रोलियम बच गया, उसका क्या होगा आप पूछिएगा, तो उसका क्या होगा, पेट्रोलियम जीएसटी के परव्यू में अभी तक नहीं है। ओके, और अगर कभी आता है तो ये आपका प्रोडक्ट है, आप इसे सेल करिएगा, सेल ऑफ गुड्स में आएगा, और जब कोई चीज सेल ऑफ गुड्स में आएगा आपको कंसिडरेशन मिलेगा, आप जीएसटी पे करिए, काम खत्म। एट प्रेजेंट ये जो आपका हिस्सा है ना, इसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जीएसटी के परव्यू में पेट्रोलियम है नहीं। ओके,
लेकिन दिक्कत क्या था ना, वही कॉस्ट पेट्रोलियम और प्रॉफिट पेट्रोलियम के साथ, क्योंकि प्रॉफिट पेट्रोलियम क्या हो रहा था, कंसिडरेशन बन जा रहा था किस सर्विस के लिए, लाइसेंस जो सरकार आपको दी है ना उसका कंसिडरेशन बन जा रहा था। इस कारण से उस पर क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि सरकार के द्वारा दिया जाना लाइसेंस तो टैक्सेबल है, वो तो जीएसटी के परव्यू से बाहर था नहीं। ओके, और कॉस्ट पेट्रोलियम के लिए इसलिए क्लैरिफिकेशन जरूरी था कि कॉस्ट पेट्रोलियम जो है ना इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाए, ये बताना जरूरी था। समझ गए? कंसिडरेशन काची का नहीं माना जाए, मतलब ये ऐसा नहीं माना जाए कि सरकार ने आपको पैसे दिए, पैसे क्या, मैंने कंसिडरेशन में देखा था नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी था, तो सरकार ने आपको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया, किस लिए, ये बनाने के लिए, ऐसा ना मान लिया जाए। इस केस में क्या होता है, इस केस में कंपनी को इस पेट्रोलियम पे ना, ये पेट्रोलियम में यहाँ कंसिडरेशन जो था, कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट, इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, समझ में। अब आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। लिखा क्या हुआ है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ बकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिलेटिंग टू लेंडिंग और borrowing of money or investment in money and other related service. For such service, invariably a variety of instruments are used in the financial market. ठीक है, अब उसी पे पढ़ाया जाएगा, देखते हैं क्या लिखा है। Definition of goods or service specifically exclude both money and security, ये तो हमें पता ही है। Definition of money include, मनी में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मनी में चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पे ऑर्डर भी आता है, प्रॉमिसरी नोट भी आता है, एलओसी भी आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। Therefore, activity that are only transaction in such instrument would be outside the definition of service. Okay. Money would also include transaction in commercial paper and certificate of deposit. Okay. They are in the nature of promissory note, issuance of draft or letter of credit. While these transactions are outside the ambit of supply, the related activity for which a separate consideration is charged is chargeable to GST. अब ये क्या हुआ, होता है ना, जैसे कि आप कभी ड्राफ्ट बनाने गए होंगे, तो ड्राफ्ट बाय द वे आपको 10,000 का ड्राफ्ट बनाना था, तो क्या ये 10,000 में ही बन जाता है? नहीं, ऑब्वियस सा बात है, आपसे 10,200 रुपये या उसी के अराउंड कुछ चार्ज किया जाता है, तो ये 200 रुपये है ना, ये 200, इस पर जीएसटी एज इट इज एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेकेंड थिंग, यहां पे कंसिडरेशन है, और थर्ड थिंग इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो जैसे ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो गया, ये 200 रुपये जो है ना, इस पर जीएसटी लगेगा। आया समझ में? अब सिक्योरिटीज के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव्स भी आते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो यहीं से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहीं से शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, दे आर नाइदर गुड नॉट सर्विस, हेंस आर नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर और फॉरवर्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है ना, अगर एक्चुअल डिलीवरी हुआ इन दोनों में, अगर एक्चुअल डिलीवरी हुआ, एक्चुअल डिलीवरी करने का मतलब, अब जब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है। उसमें क्या होता है, सेटलमेंट जो होता है ना, सेटलमेंट जो होता है ना, वहां पे एक्चुअली में जो है सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है, जबकि ये बेसिकली होता नहीं है सेटलमेंट इस बेसिस पे। ठीक है, होता क्या है ना, नेट सेटलमेंट होता है।
जो डिफरेंस है माने गेन और लॉस जो भी आपको इस ट्रांजैक्शन में हुआ है ना, बस वही आपको देना है, लेना पड़ता है, मिलता है या मिल जाता है या मिलता है, जो समझिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी जिस दिन हो गया तब तो ये सप्लाई में आएगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक चावल बेचने वाला इंसान है, ठीक है, मिस्टर ए। मिस्टर ए मान लीजिए एक फॉरवर्ड एंटर करता है और कहता है कि आज से 2 महीने के बाद मैं 1000 रुपये क्विंटल चावल बेचूंगा। ओके, मिस्टर बी के साथ। अब आज से 1 महीने के बाद चावल का दाम चाहे 900 हो जाए चाहे 1200 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए बी को ये चावल 1000 में ही बेचेगा। अब अगर ये क्लाउज नहीं डाला जाता ना कि एक्चुअल डिलीवरी हुआ तो सप्लाई मान लेंगे, एक्चुअल डिलीवरी होगा तो सप्लाई मान लेंगे, तो पता है क्या होता, हर चावल बेचने वाला इंसान यही कॉन्ट्रैक्ट करता फॉरवर्ड, और बोलता हमने तो भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सिक्योरिटीज में आता है, सिक्योरिटीज गुड्स में नहीं आता, और गुड्स में नहीं आता तो सप्लाई काची का और जीएसटी काची का। क्या समझे? अब ये अगर एक्चुअल डिलीवरी करता है तो एज इट इज जो सप्लाई के केस में होता है जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर नेट सेटलमेंट होता है, हाँ, तो अगर नेट सेटलमेंट होता है ना तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए ये अगर 900 हो गया तो अब इस केस में कुछ नहीं होगा। क्या होगा, ₹100 बी ए को पे करेगा, समझ गया, बी ए को 100 रुपया पे करेगा। ओके, और अगर 1200 हो जाता है तो क्या होगा, तब ए बी को 200 रुपये पे करेगा, काम खत्म। इस केस में एक्चुअल सप्लाई नहीं होता, मतलब एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता, नेट सेटलमेंट होता है। ओके, तो वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है ही नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो जनरली नेट सेटल नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव, these qualifies as security and thus are not subject to GST. However, where the future contract have delivery option and settlement of contract take place by way of actual delivery of underlying commodity currency, then such future contract would be treated as normal supply of good and liable to GST. समझ गए? वही सेम फॉरवर्ड के साथ settlement take place by way of actual delivery of underlying commodity frequency, then such forward contract would be treated as normal supply of good and liable to GST. ओके, पर अगर नेट सेटलमेंट होता है तो उस केस में नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है, जीएसटी implication on secured debt, sale, purchase, acquisition, assignment of secured debt does not constitute a transaction in money. It is in the nature of derivative and hence security. ओके, होता क्या है ना, बैंक जो है, बैंक से कोई भी मान लीजिए कंपनी है, उसके बहुत सारे डेटर्स हैं, तो डेटर्स को भी एक ये बीच में होता है, ठीक है, इंटरमीडियरी मान लीजिए, जो मान लीजिए इसे, ये क्या करता है ना, आपका डेटर खरीदेगा और आपको पैसे पे कर देगा, काम खत्म, आप जाइए और जाके सो जाइए। मान लीजिए आपसे इसने 10 लाख के डेटर खरीद लिए, इसके लिए आपको पे करेगा
9 लाख, उन्हें कुछ ना कुछ तो कमी पे करेगा ना। आप बोलिएगा इससे इसका क्या फायदा, इसको तुरंत पैसे मिल गए इंस्टेंट, और इसका क्या फायदा, ये 9 लाख की जगह 10 लाख लेगा जब डेटर पैसे पे करेंगे तब। ओके, GST implication on transaction in instrument. Transaction in instrument like interest rate swap, foreign exchange swap, ये सब आपका वहाँ पर है advanced financial management. Would be excluded from definition of supply since such instrument are derivatives. Okay, being security based on contract of difference. समझ गए? GST implication of service by way of extending deposit, loan or advances. ये आपका एग्जाम्पशन में कवर है। Service by way of extending deposit, loan or advances in so far as the consideration represented by way of interest or discount is exempt from levy of GST. अब ये क्या है, मान लीजिए आपके पास आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, ठीक है, डी कंपनी फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस करते हैं, या डी सही नहीं रहेगा, डी तो अपना दुश्मन है, ई कंपनी, ठीक है, ई कंपनी, ई कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब इस 1 करोड़ को क्या करें, ऐसे रखे रखे तो पैसे खराब हो रहे हैं। मार्केट में पता है मुझे कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है 8% चल रहा है, तो पैसे यहां रखने का क्या फायदा। अगर मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी में भी लगाऊं तो भी 8% तो कमाऊंगा पर एनम। तो जब ये पैसे ये यहां इन्वेस्ट करे या कहीं भी इन्वेस्ट करे, हो सकता है किसी और बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटी, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो जैसे ही ये इन्वेस्ट करेगा ना, ये जो 8% पर एनम इंटरेस्ट जो इसे मिलने वाला है, ठीक है, इसे आप कभी भी कंसिडरेशन ना माने और ना ही सप्लाई माना जाएगा। अब इसका ये तो पहले का बात था, अब इसको समझिए ऐसे, आपने क्या किया, किसी को एडवांस दे दिया, किसी को लोन दे दिया या डिपॉजिट कहीं जमा कर दिया, ठीक है। अब आपको इस पर इंटरेस्ट, वैसा तो इंटरेस्ट ही मिलना है, जो भी मिलना है, ठीक है, डिविडेंड जो भी। तो ये चीजें जो होती है ना, इन्हें एग्जाम्पशन में डाला गया है। बोलिएगा एग्जाम्पशन में डालने की जरूरत क्या था, यहाँ सर्विस है ना, सर्विस बाय वे ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन, ये सर्विस है यहाँ पे, लोन देना। कंसिडरेशन क्या है, इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है। बैंक्स के केस में जैसे होता है, बैंक्स के केस में उनके मैक्सिमम सर्विसेज एग्जम्प्ट माने जाते हैं। क्यों, उनका काम ही लोन देना है, ठीक है। तो यही वो चीज है, इसको नहीं समझिए, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा गलत ट्रैक चला गया था ये। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होने वाला है इस एडवांस से, इस लोन से, इस डिपॉजिट से, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है, एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर है। ओके, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे थे। इट इज important to note that GST would be levied on service charges normally charged for various transactions in money, including charge for making draft, issuance charge, or for letter of credit, or service charge, or service fee, और documentation fee और broking charge। ओके, मतलब जो भी सर्विस के लिए चार्ज किया जाएगा कस्टमर से, उन चीज़ों पे जीएसटी एज इट इज एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो लेंडर होता है, ये देख रहे हैं, लेंडर कौन है, लेंडर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन duly authorized on his behalf with an approved intermediary
फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर द स्कीम। इसके पास कुछ सिक्योरिटी होता है, ठीक है। मान लीजिए सिक्योरिटी ए इसके पास था, ये इसको दे देगा सिक्योरिटी ए। अब ये क्या करेगा, ये इस सिक्योरिटी ए को दिया करेगा। Approved intermediary is a person duly registered by SEBI under the SLS Act security lending scheme through whom the lender will deposit the security for lending and the borrower will borrow the security। ठीक है, borrower कौन है, जो वो borrow करेगा। अब ये सिक्योरिटी है, इसको लेंड कर दिया, इसके पास सिक्योरिटी है पड़ा हुआ था, सोचा क्या करूं इस सिक्योरिटी है का एट प्रेजेंट, इसे दे देता हूं। ठीक है, ये कहाँ है, ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड रहता है जो भी है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस सिक्योरिटी को इसको दे देगा, समझे। अब क्या होगा, इस स्कीम में लेंडर ऑफ सिक्योरिटी जो होता है, जो सिक्योरिटी दिया इंटरमीडियरी को लेंड करने के लिए, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट टेम्पोरली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड लेंडर अर्न लेंडिंग फी। नहीं समझे। अब यार ये सिक्योरिटी दे रहा है तो इसको तो कुछ देना पड़ेगा ना, इसको, उसी को कहता है लेंडिंग फी। आया समझ में। Security are lent with the condition that borrower will return equivalent security of same type or class at the end of a specified period along with the corporate benefit accruing on security borrowed. The borrower of security can further sell or buy this security। अब होता क्या है समझिए, इसने इसको दिया, इसे तो इसको भी फायदा हो गया, इसको भी फायदा हो गया, सिक्योरिटी मिल गया, इसको लेंडिंग फी मिल गया, इसको क्या मिलेगा, इसको क्या फायदा है ट्रांजेक्शन में, इसको क्या फायदा होगा ना, ये इस सिक्योरिटी ए को बेच सकता है, ठीक है, और सिक्योरिटी ए खरीद सकता है, जो करना चाहे करे इसके साथ वो। लेकिन जब ये पीरियड खत्म होगा लेंडिंग का, इससे वापस उतना ही सिक्योरिटी इसको वापस करना है जितना इसने दिया था। आया समझ में। In order to lend security, SLS lender enter into an agreement with the approved intermediary, and for the purpose of the borrowing of security, the borrower enter into an agreement with approved intermediary। ओके, आपने देखा है ना, देखिए ये इसके साथ इंटर किया, ये भी इसके साथ इंटर किया, मतलब ये दोनों लेंडर और बोरोवर दोनों इसके साथ इंटर करता है एग्रीमेंट में। ओके, अब क्या हुआ, थस देयर इज नो डायरेक्ट एग्रीमेंट, कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है लेंडर बोरोवर के बीच में फॉर लेंडिंग और बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी, एंड देयर इज एनोमिटी बिटवीन देम। द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग, पता है ऑनलाइन होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। एज सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर, सिक्योरिटी कवर तो नहीं है, पता है, neither covered in definition of good nor covered in definition of service। Therefore, a transaction in security which involves disposal of security is not a supply, not taxable। ठीक है, the SLS does not treat lending of security as disposal of security and therefore is not excluded from definition of service। ठीक है, लेंडिंग फी जो चार्ज किया गया ना from borrower of security has the character of consideration and is taxable under GST। Apart from above, the activity of intermediary facility, lending and borrowing of security for commission or fee are also taxable। है समझ में, मतलब जो इंटरमीडियरी है इसको, और जो लेंडिंग फी बोरोवर से चार्ज किया गया, समझे, लेंडिंग फी जो बोरोवर से चार्ज किया गया, जो इंटरमीडियरी चार्ज करेगा, ठीक है, ये सब क्या है, कंसिडरेशन सर्विस का, ठीक है, और इंटरमीडियरी को जो कमीशन ये सब मिला, फी मिला, ये सब सर्विस है, ठीक है। तो यहां पर जीएसटी एज इट इज एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है, समझे। सिक्योरिटीज जो हो रहा है एसएलएस स्कीम में ट्रांसफर लेंडर से इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी से बोरोवर को, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन जो यहाँ सर्विस चार्ज इन्वॉल्व है, लेंडिंग फी जो इन्वॉल्व है, इन पर
एज इट इज जीएसटी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, फॉर कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है। अब कैश कॉल इन जॉइंट वेंचर, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। अब इसमें दो चीज, दो बहुत एग्जाम्पल से समझ लिया जाए जो अच्छा है। इसे होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, पर्सन अदर इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जाएगा ना, देखिए मान लीजिए एक जेवी है जिसके 4 मेंबर हैं, सारे मेंबर ने 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया, टोटल 400 रुपया कलेक्ट हुआ। ऑपरेटिंग मेंबर जो है मशीन परचेस किया 400 का जेवी में यूज होने के लिए। इस केस में जो ये 100 रुपया सबसे चार्ज किया गया जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग मेंबर इज नॉट कैरिंग आउट एन एक्टिविटी फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन। समझे? हुआ क्या, हमने जो क्लॉज डबल ए पढ़ा था उसमें याद होगा, एनी पर्सन अदर इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, सप्लाइंग गुड्स टू मेंबर्स। ठीक, उसे सप्लाई कहा जाएगा, मतलब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहां जो जेवी है ना, जब जेवी में 4 पार्टनर थे, ए बी सी और डी, इन चारों ने पैसे दिए। जब इन चारों ने जेवी को पैसे दिए तो क्या जेवी इन्हें सर्विस दे रहा है? नहीं ना, जेवी इन्हें सर्विस नहीं दे रहा। इन पैसे का जेवी क्या करेगा? मशीनरी खरीदेगा। आया समझ में? तो इस केस में ना सप्लाई नहीं होगा, क्लाउज डबल ए नहीं आएगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट समझिए, जहां पर सप्लाई होगा। मान लीजिए फिर से अपना जेवी है, वही पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, डी है। और देखिए इस केस में क्या हुआ, देयर आर 4 मेंबर इन द जेवी इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर, ईच वन कंट्रीब्यूट 100। ऑपरेटिंग मेंबर कहने का मतलब जो ऑपरेट, मान लीजिए ए ऑपरेटिंग मेंबर है, ठीक है। बाकी कौन है? बाकी बस साइलेंट है, अपना पैसा बस प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट खाना है ना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है काम क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये ऑपरेटिंग मेंबर है। ठीक है। अब सबने 100 रुपए दिए, फिर 100 रुपए इसने, 100 रुपए इसने, 100 रुपए इसने, 100 रुपए इसने, सबने 100 रुपए दिए, 400 रुपए हुआ। अब जेवी के पास ऑपरेटिंग मेंबर देयर आफ्टर यूज इट्स ओन मशीनरी एंड परफॉर्म एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब इस केस में क्या हुआ ना, ये ए जो था इसके पास मशीनरी थी, क्या था? मशीनरी ए के पास थी। जब मशीनरी ए के पास थी तो मशीनरी ने, ए ने क्या किया, मशीन खरीदने के बजाय अपने ही मशीन को जेवी को दे दिया और जेवी ने फिर अपना जो भी वर्क था वो वर्क करने लगा। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ। कैसे हुआ? देखिए लिखा हुआ है, इन above case the operating member uses its own machinery and is therefore providing services within the scope of supply, because here operating member is recovering the cost appropriated toward machinery and service from other JV member in their participating interest ratio। अगर ऐसा नहीं करता ना तो हर इंसान जेवी बनाता और जीएसटी से बचने के लिए क्या करता, यहाँ पे अपना अपना सर्विस, इसका सर्विस होता, यहाँ हर जो भी इसका कस्टमर है बी सी डी ई एफ जी एच सबको इस जेवी का मेंबर बनाता, फिर इनसे पैसे लेता और यहाँ से सर्विस देते रहता। ठीक है। अब बोलता अब क्या चीखा, नहीं समझे? क्लाउज डबल ए तो क्या कहा था, क्लाउज डबल ए तो ये कहा था ना कि अगर जेवी सर्विस देता तो, अगर जेवी सर्विस देगा नहीं, जेवी बस पैसे ले रहा है, जेवी बस पैसे ले रहा है। समझे? यहां पे सप्लाई होता है।
समझे, ये इस सप्लाई से बचने, डायरेक्ट सप्लाई से बचने के लिए, समझ गया, तो समझ गया। कैश कॉल कब कंसिडरेशन माना जाएगा, और कब नहीं माना जाएगा, समझ गए। अब ये देखिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में इंपॉर्टेंट है दो चीज, पहला तो सर्विस का इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो फिर सप्लाई नहीं होगा, जब तक कि वो शेड्यूल 1 में ना हो, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन होता है। इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है ना, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जरूरत नहीं है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सिंपल, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसका, और वो यही है। क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन इससे और शेड्यूल 1 में इसी का भाई है, उन दोनों को एक साथ होके आते हैं, जो कि कंफ्यूज करते हैं। ओके, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन लिखा हुआ हो तो कुछ नहीं सोचना है। बिजनेस के लिए है, नहीं है, घर बनाने के लिए है, कुछ भी करने के लिए हो, अगर फॉर कंसिडरेशन है, रिलेटेड पार्टी है, अनरिलेटेड पार्टी है, फैमिली मेंबर है, एसोसिएशन है, एसोसिएट है, कोई भी है, फ्रेंड है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ है, फॉर कंसिडरेशन हुआ है, तो वो सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, Ramaiya, a proprietor, has received the architect service for his personal residence from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaiya is supplied under section 7(1) clause B, though it is not in course or furtherance of business. देख रहे हैं किस लिए लिया था, प्रोप्राइटर था पर्सनल रेसिडेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक जो था मोर और लेस कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, सेक्शन 7 को बस विस्तार से जान रहे थे हम लोग, ठीक है। अब ये क्या है, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, ये सेकंड पैरामीटर का एक्सेप्शन है, ठीक है। और अच्छा रहेगा कि मैं इसे अलग से ही रिकॉर्ड करूं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े टॉपिक वाइज कुछ समझने का, तो आप टॉपिक वाइज क्लिक करके वहां से डायरेक्टली समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।